गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 9:50 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है। आज है शहीदी दिवस, 23 मार्च। 23 मार्च 2022 है आज। लेकिन आप जानते हैं आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को हमारे तीन महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो कि एक्टिव मेंबर्स हुआ करते थे HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक जो क्रांतिकारी संगठन था उसी के। और आप जानते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस यानी कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के ही तहत तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी 14 फरवरी 1931 को, और जिन्हें फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में शाम को 6:30 बजे। और इसी दिन हर साल हम मनाते हैं शहीदी दिवस या मार्टियरडम डे। एक शहीद दिवस होता है और एक शहीदी दिवस होता है, ध्यान रखेंगे। शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि उस दिन असैसिनेशन हुआ था, राजनैतिक हत्या हुई थी गांधी जी की। तो वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज के दिन हम मनाते हैं शहीदी दिवस। तो एक बार हम अपने सभी क्रांतिकारियों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और इस दिन को डेफिनेटली एक ऐसा दिन है जो कभी भी भूला नहीं जाएगा, जो कभी भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज की शुरुआत भी हमने सबसे पहले याद किया हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे वीर सपूतों को। बस उसी के आगे से हमें कहानी को क्या करना है, कंटिन्यू। जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पहुंचे थे? जहां तक मुझे याद है हम लोग फिनिश कर चुके थे शाहजहां, मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे थे, मुगल वंश पढ़ रहे थे, जिसमें हम बात कर चुके हैं शाहजहां तक। और शाहजहां के बाद मध्यकालीन भारत में, मेडिवल इंडिया में आखिरी मुगल बादशाह जो हमें पढ़ना है वो कौन है? औरंगजेब, आलमगीर या औरंगजेब। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक। और इसमें हम बात कर चुके हैं पांच मुगल एम्परर्स, पांच मुगल बादशाहों के बारे में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में। आज हम बात करेंगे शाहजहां के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह, या आप कह सकते हैं कि मेडिवल इंडिया का मध्यकालीन भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन हुआ? औरंगजेब आलमगीर। हेडिंग डाल लीजिए, औरंगजेब आलमगीर। 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह ही कौन हुआ? औरंगजेब आलमगीर। हम सब जानते हैं जब शाहजहां बीमार हुआ और बेड रेस्ट पर पहुंचा 1657 में, तो 1657 में ही तो ध्यान रखेंगे 1657 में ही एक टर्निंग पॉइंट आया, तब जब शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और जब दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो डेफिनेट सी बात है कि शाहजहां के जो अन्य पुत्र थे, जो और बेटे थे, उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। इसीलिए सबने विद्रोह कर दिया। एक उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, एक बैटल ऑफ सक्सेसरशिप शुरू हुआ। और इस उत्तराधिकार की लड़ाई को जीता ही किसने? औरंगजेब ने, क्योंकि हम सब जानते हैं औरंगजेब ने ही
इस उत्तराधिकार की लड़ाई को औरंगजेब के ही द्वारा जीता गया, क्योंकि औरंगजेब ने अपने तीनों के तीनों भाइयों की हत्या करवाकर ही मुगल सिंहासन प्राप्त किया और अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आखिरी का जो वक्त था शाहजहां ने वो कैदी के रूप में बिताया 8 साल। 1658 से लेकर 1666 ईस्वी तक शाहजहां कैदी के रूप में कैद होकर रहा। 1666 ईस्वी में ये मर गया और हम सब जानते हैं इसके बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना औरंगजेब आलमगीर। सबसे ही पहला पॉइंट लिखेंगे, ही हैड द लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड इन मुगल डायनेस्टी। लिखेंगे मुगल वंश में इसका शासनकाल सर्वाधिक था। लिखेंगे मुगल वंश में इसका शासनकाल सबसे लंबा था या सर्वाधिक था। ही हैड द लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड इन मुगल डायनेस्टी। मुगल वंश में इसका शासनकाल सबसे लंबा था या सर्वाधिक था। लिखिए, औरंगजेब वॉज बोर्न इन 1618 इन दोहद। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दोहद में हुआ। और ध्यान रखेंगे आज दोहद कहां पर है? गुजरात में। सोलह सौ अठारह ईस्वी में औरंगजेब का जन्म, ध्यान रखेंगे, दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ये औरंगजेब का दूसरा बेटा था। ये सॉरी, मैंने कहा औरंगजेब नहीं, ये शाहजहां का दूसरा बेटा था, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था? दारा शिकोह। इसके बाद लिखेंगे इन 1637 औरंगजेब गॉट मैरिड विद दिलरास बानो बेगम। 1637 ईस्वी में औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम के साथ विवाह किया। 1637 ईस्वी में इसने दिलरास बानो बेगम के साथ विवाह किया। और ध्यान रखेंगे यही दिलरास बानो बेगम इतिहास में प्रसिद्ध हुई है रबिया उद दुरानी के नाम से। या ध्यान रखेंगे इसी को कहा जाता है रबिया बीबी। यही दिलरास बानो बेगम इतिहास में प्रसिद्ध हुई रबिया उद दुरानी के नाम से या रबिया बीबी के नाम से। और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे, आपसे पूछेंगे वेयर इज टॉम्ब ऑफ बीबी। आपसे पूछेंगे एग्जाम में, बताइए बीबी का मकबरा कहां पर है। तो यदि आपसे पूछा जाए बीबी का मकबरा, तो भाई ध्यान रखिएगा किसका मकबरा पूछा जा रहा है? रबिया बीबी का, रबिया उद दुरानी का, जिसका वास्तविक नाम दिलरास बानो बेगम था। और आप जानते हैं यही दिलरास बानो बेगम पत्नी हुआ करती थी औरंगजेब की। और टॉम्ब ऑफ बीबी कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। और बीबी का मकबरा आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि बीबी के मकबरे को ही तो क्या कहा जाता है? सेकंड ताजमहल, या इसे ताजमहल की बदसूरत नकल भी कहते हैं। इसे ताजमहल की बदसूरत नकल भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं
कि जब औरंगजेब का जन्म हुआ था तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने, कुछ ज्योतिषियों ने इसके पिता शाहजहां को भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होकर आपका यही पुत्र आपके पतन का कारण बनेगा। इस वजह से शायद शाहजहां बचपन से ही थोड़ा सा कॉन्शियस था, किसको लेकर, औरंगजेब को लेकर। जहां बाकी शहजादों को घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाने के लिए भेजा जाता था, वहीं बचपन से ही औरंगजेब को भेजा जाता था मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। और ध्यान रखेंगे, बचपन से ही इसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। और मुगलों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ही कौन हुआ? औरंगजेब आलमगीर हुआ। बचपन से ही ये कुरान पढ़ा करता था, कुरान का ज्ञान हासिल किया करता था। और ध्यान रखेंगे, कुरान पढ़ते पढ़ते ही इसके अंदर इतनी ज्यादा धार्मिक कट्टरता पनपी कि जब ये भारत का मुगल बादशाह बना तो आप जानते हैं कि इसने अपने शासन करने का आधार ही हदीस और कुरान को बनाया। और ये डिसाइड किया कि भाई जो कुरान कहती है बस उसी आधार पर क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा, बस उसी बेसिस पर चला जाएगा। औरंगजेब कहा करता था, हिंदुस्तान काफिरों का देश है और मैं हिंदुस्तान में केवल और केवल सुन्नियत चलाऊंगा। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से कट्टर मुस्लिम शासक था। और ऐसा नहीं कि इसे इस्लाम धर्म के अलावा बाकी धर्मों से ही प्रॉब्लम थी, ये शिया मत के लोगों से भी बैर रखता था। इसका उद्देश्य था हिंदुस्तान में केवल और केवल सुन्नियत चलवाना। कहने का मतलब केवल और केवल हिंदुस्तान में सुन्नी इस्लाम चले, ये इसका उद्देश्य था। और आप जानते हैं इसकी धार्मिक कट्टरता की ही वजह से भाई इसी को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। पीर तो आप समझते होंगे, पीर एक सूफी शब्द है जिसका अर्थ होता है गुरु। पीर एक सूफी शब्द है जिसका अर्थ होता है गुरु। और हम जानते हैं कि भाई जो सूफी सेंट्स होते हैं, जो सूफी संत होते हैं, उन्हीं की कब्रों को ही तो क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। नोट कीजिए। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपने राज्याभिषेक, अपने कोरोनेशन 2 बार करवाए थे। भाई मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने शाहजहां को 1658 में कैद किया और 1658 में इसने अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक तो समझते हैं, कोरोनेशन। इसने अपना प्रथम राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में आगरा में करवाया, आगरा के किले में। और इसके बाद अगले ही साल 1659 ईस्वी में इसने अपना दूसरा राज्याभिषेक या द्वितीय राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले में करवाया, या दिल्ली में करवाया। प्रथम राज्याभिषेक आगरा में 1658 और दूसरा 1659 दिल्ली में। लिखेंगे आफ्टर बिकेमिंग द मुगल एम्परर, आफ्टर बिकेमिंग द मुगल एम्परर लिखेंगे मुगल बादशाह बनने के बाद। ही बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स लिखेंगे इसने सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया। ही बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स, इसने सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया।
आप सब जानते हैं भाई, कलमा इस्लाम धर्म के कुछ पवित्र शब्द हैं जिन्हें सिक्कों पर छापा जाता था, लेकिन औरंगजेब ने आकर सिक्कों पर कलमा छपवाने की प्रथा क्या कर दी? समाप्त कर दी। इसके अलावा लिखेंगे अगला पॉइंट, ही प्रोहिबिटेड द कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड लिकर। इसने तंबाकू एवं शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। लिखिए, ही प्रोहिबिटेड द कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड लिकर। इसने तंबाकू एवं शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। एंड ही ऑल्सो बैंड गैम्बलिंग, और इसने जुआ खेलना भी प्रतिबंधित किया। ही ऑल्सो बैंड गैम्बलिंग, इसने जुआ खेलना भी प्रतिबंधित किया। क्योंकि हम सब जानते हैं तीनों ही काम करने इस्लाम धर्म के अनुसार क्या है? पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, पूरी तरीके से बैन है। इसके अलावा लिखेंगे इन 1662 ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। 1662 में इसने दास प्रथा प्रतिबंधित की, जो कभी अकबर ने अपने शासनकाल में की थी। तो अकबर की तरह औरंगजेब के द्वारा भी स्लेवरी या दास प्रथा समाप्त की गई, उस पर प्रतिबंधित लगाया गया। 1663 में ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। अकबर की ही तरह इसने भी 1663 में सती प्रथा प्रतिबंधित की या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और इसी के अगले साल इन 1664 लिखिए, ही अप्लाइड पिलग्रिमेज टैक्स अगेन। 1664 में लिखेंगे, इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया। 1664 में इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया। वही तीर्थ यात्रा कर जो आप जानते हैं हिंदुओं को देना होता था तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, जिसे अकबर ने अपने शासनकाल में क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और हमने पढ़ा था, इसी बात से तो खुश होकर भाई जलालुद्दीन मोहम्मद की जनता ने उसे अकबर की उपाधि दी थी, और उसी के बाद से तो वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वही पिलग्रिमेज टैक्स, वही तीर्थ यात्रा कर दोबारा से अप्लाई किया किसने? औरंगजेब ने। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के ही समकालीन, औरंगजेब के ही कंटेम्परेरी दक्षिण में महाराष्ट्र में एक और साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे हम मराठा एम्पायर या जिसे हम मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं भाई, मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी, जहां एक तरफ औरंगजेब हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देखता था, और जहां पर एक तरफ ये इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को नष्ट पहुंचाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में सुन्नियत चलवाना, तो वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी का भी ये सपना हुआ करता था कि जितना ज्यादा नुकसान औरंगजेब और मुगल हिंदू धर्म को पहुंचाएंगे, हम उतना ही ज्यादा उसका प्रचार करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। और शिवाजी ने सपना देखा था हिंदुस्तान में एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो कह सकते हैं कि भाई औरंगजेब के ही समकालीन मराठा साम्राज्य भी क्या हुआ? शुरू हुआ। लिखेंगे, इन हिज रूलिंग पीरियड
लिखेंगे छत्रपति शिवाजी फाउंडेड मराठा एम्पायर। इसी के शासनकाल में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। अब शिवाजी की डेवलपमेंट, शिवाजी का विकास कैसे हुआ, हालांकि हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, मराठास एंड पेशवास, जिसमें हम मराठों और पेशवाओं के बारे में बात करेंगे। अभी केवल इतनी सी बात समझें। सोलह में जब शाहजहां बीमार हुआ था और शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया था, तो उस समय 1657 में, उस समय 1657 में, ध्यान रखेंगे, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार हुआ करता था, डेक्कन का सूबेदार हुआ करता था, यानी कि दक्षिण का। और मुगलों से सबसे पहली जो भिड़ंत शिवाजी की हुई थी वो तभी हुई थी 1657 में ही। लेकिन शिवाजी को अपना विकास और डेवलप होने का मौका इसलिए मिल गया क्योंकि दक्षिण से 1657 में ही औरंगजेब कहां चला गया, उत्तर भारत में, उत्तराधिकार की लड़ाई में व्यस्त हो गया, अपने भाइयों की हत्या करवा के भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। और क्योंकि दक्षिण से उत्तर में चला गया औरंगजेब, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज को मौका मिला अपनी शक्ति का विस्तार करने का, अपने आप को एक्सपेंड करने का, अपनी शक्ति को बढ़ाने का। और ध्यान रखेंगे, छत्रपति शिवाजी के द्वारा एक के बाद एक मुगलों के अधीन आने वाले असंख्य किले जीत लिए गए और असंख्य किलों पर अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। लेकिन शिवाजी का उद्देश्य था मुगलों को भारी से भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाना। और शिवाजी अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि मुगलों को नुकसान पहुंचाना है तो उसका सबसे सही तरीका क्या है, मुगलों के सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह को लूट लिया जाए। उस समय मुगलों का सबसे फेमस पोर्ट, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था कौन सा? हम सब जानते हैं, मुगलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था सूरत। याद कीजिए, जब जब अकबर गुजरात मिशन पर पहुंचा था, और जब अकबर ने गुजरात मिशन किया था, तो हम सब जानते हैं गुजरात जीतने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ही क्या था भाई? जो गुजरात था वहीं से पोर्ट शुरू होते थे, वहीं से बंदरगाह शुरू होते थे, और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार की दृष्टि से गुजरात एक महत्वपूर्ण स्थान था। मुगलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत हुआ करता था। और शिवाजी अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि मुगलों को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाना है तो वो काम सूरत में हो सकता है। इसीलिए इन 1664 शिवाजी डिड हिज फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। ये सारी की सारी बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि हमें क्या पॉइंट पढ़ना था कि 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की। और जब शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की, हालांकि शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान रखेंगे 1664 में हुई थी फर्स्ट लूट ऑफ सूरत या सूरत की प्रथम लूट, जिससे भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा था किसको? मुगलों को। और ध्यान रखेंगे क्योंकि मुगलों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा किससे? शिवाजी की लूट से, क्योंकि शिवाजी ने लूटा सूरत को कहां पर? शिवाजी ने सूरत को लूटा 1664 ईस्वी में। इसीलिए इसी की जवाबी कार्यवाही करते हुए भाई आप सब जानते हैं औरंगजेब ने अपने सेनापति को भेजा था। लिखेंगे इन 1665 शिवाजी सेंट जय सिंह टू अटैक शिवाजी।
लिखेंगे इसके बाद औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने भेजा। 1665 में शिवाजी का ही सेनापति या आर्मी चीफ हुआ करता था जयसिंह, और शिवाजी ने जयसिंह को ही भेजा था शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए और कहा था कि जाइए, जाकर शिवाजी पर अटैक कीजिए और शिवाजी को लेकर आइए और मेरे सामने मेरे दरबार में पेश कीजिए। जयसिंह अपनी सेना लेकर गया और उसने शिवाजी पर जाकर अटैक किया। भाई डेफिनेटली जो शिवाजी की सेना थी वो मुगलों की सेना से ज्यादा और ताकतवर नहीं थे, इसीलिए मजबूरन शिवाजी को जयसिंह के साथ एक ट्रीटी करनी पड़ी, एक संधि करनी पड़ी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि हुई जो इतिहास में प्रसिद्ध है ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से, जो कहलाती है पुरंदर की संधि। ये कहलाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने जयसिंह को अपने सेनापति को शिवाजी पर अटैक करने के लिए भेजा। जाकर जयसिंह ने शिवाजी पर अटैक किया और दोनों के बीच में एक संधि हुई जो कहलाती है पुरंदर की संधि। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी संधि के तहत शिवाजी के द्वारा जीते गए 23 किले मुगलों को वापस लौटा दिए गए और दूसरी शर्त ये रखी गई कि शिवाजी को जयसिंह के साथ जाकर पेश होना होगा औरंगजेब के दरबार में। शिवाजी वॉज अ डेयरिंग पर्सन। शिवाजी इस बात से सहमत हो गए, इस शर्त से सहमत हो गए और उसके बाद लिखेंगे आफ्टर दैट जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। लिखेंगे जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। और जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पेश हुए तो वहां पर औरंगजेब के द्वारा सही ट्रीट ना किए जाने की वजह से, सही व्यवहार ना किए जाने की वजह से उठकर वहां से चले गए। इस बात से नाराज हुआ औरंगजेब और औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया, शिवाजी को कैद कर लिया। आपसे पूछेंगे बताइए औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके या नजर बंद करके कहां रखा था? तो ध्यान रखेंगे जयपुर भवन आगरा में। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में रखा, लेकिन कुछ समय तक औरंगजेब की कैद में रहने के बाद भाई शिवाजी मुगलों की कैद से फरार हो गए थे, जैसा करना लगभग नामुमकिन था। और क्योंकि वादा खिलाफी की थी औरंगजेब ने, भाई औरंगजेब ने तो कहा था उसे केवल वार्ता करनी है, बातचीत करनी है शिवाजी से, लेकिन जब शिवाजी उसके दरबार में गए तो भाई आप सब जानते हैं उसने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी वहां से फरार हो गए। और फरार होने के बाद शिवाजी ने हालांकि औरंगजेब को खत लिखा और औरंगजेब से कहा कि भाई जो भी हुआ उसे भूल जाइए, हम आपस में संधि कर लेते हैं। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी के साथ संधि भी कर ली गई, लेकिन बाद में औरंगजेब की ही तरफ से संधि को तोड़ा गया और एक बार फिर से संघर्ष शुरू हुआ मुगलों का और मराठाओं का। और ध्यान रखेंगे मुगलों को सबक सिखाने के लिए, औरंगजेब को सबक सिखाने के लिए एक बार फिर से 1670 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा की गई सेकंड लूट ऑफ सूरत या सूरत की द्वितीय लूट
सेकंड लूट ऑफ सूरत या सूरत की द्वितीय लूट, जो 1670 में की गई शिवाजी के द्वारा। शिवाजी ने एक बार फिर से जाकर सूरत बंदरगाह को लूटा, जिससे भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया किसको? मुगलों को। इधर मराठाओं के साथ संघर्ष चल रहा था मुगलों का, और उधर आप सब जानते हैं कि औरंगजेब अपनी धार्मिक कट्टर नीतियां लागू कर रहा था हिंदुस्तान में। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इन 1668 1668 ईस्वी में औरंगजेब प्रोहिबिटेड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स। औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। इन 1668 औरंगजेब प्रोहिबिटेड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स। औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट वेट करेंगे, मैं अभी आता हूं। हाँ जी, वेलकम बैक। जल्दी कीजिए सर। अरे मैं जल्दी करने पे आया तो तुम पीछे रह जाओगे। हाँ जी, इन 1668 औरंगजेब बैंड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स। इसने सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। इसी के अगले साल लिखेंगे इन 1669 1669 में, इन 1669 1669 में लिखेंगे ही डिस्ट्रॉयड 3 फेमस हिंदू टेम्पल्स। इसने तीन इसने 3 प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नष्ट करवाए। कौन कौन से? लिख लीजिएगा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, फेमस है, सबने सुने होंगे नाम।
और मथुरा का केशव राय मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और केशव राय मंदिर मथुरा। नेक्स्ट, लिखिए इन 1675, 1675 ईस्वी में, इन 1675 या 1675 ईस्वी में लिखेंगे औरंगजेब किल्ड नाइन्थ गुरु ऑफ सिक्स। औरंगजेब किल्ड नाइन्थ गुरु ऑफ सिक्स, गुरु तेग बहादुर। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। आप सब जानते हैं सिखों के नौवें गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर और इन्हीं के अनुयायी और इन्हीं के साथियों को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन जब ऐसा करने से उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने मना किया, तो दिल्ली में ही लाल किले के सामने आप जानते हैं औरंगजेब के द्वारा सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई, उनका सर कटवा दिया गया। उसी स्थान पर आज दिल्ली के चांदनी चौक नामक स्थान पर एक गुरुद्वारा है जिसे आप शीसगंज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं, जो कहलाता है शीसगंज गुरुद्वारा। वो वही स्थान है जहां पर औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई थी। इसके बाद लिखेंगे इन 1679, 1679 ईस्वी में, इन 1679 या 1679 ईस्वी में लिखेंगे औरंगजेब अप्लाइड जजिया अगेन। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। औरंगजेब अप्लाइड जजिया अगेन, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। इसके बाद ध्यान रखेंगे औरंगजेब के 5 पुत्र हुआ करते थे। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम आजम और कामबख्श। औरंगजेब के ही इन 5 पुत्र में से एक औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम था अकबर, और उसी ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। 1681 में हुआ रिवोल्ट ऑफ अकबर या अकबर का विद्रोह। और जैसे ही आप सुने अकबर का विद्रोह तो प्लीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अकबर का विद्रोह पढ़ते ही आप सोचेंगे यार अकबर ने कब विद्रोह कर दिया। ध्यान रखेंगे ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नहीं, ये औरंगजेब का बेटा अकबर है जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था 1681 ईस्वी में। रिवोल्ट ऑफ अकबर या अकबर का विद्रोह
अपने ही पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करके दक्षिण भारत की ओर भागा अकबर। और ध्यान रखेंगे इस विद्रोह में, लिखेंगे इस विद्रोह में इसकी मदद संभाजी ने की। इस विद्रोह में इसकी मदद संभाजी ने की। हु वॉज संभाजी? ही वॉज सन ऑफ शिवाजी। शिवाजी के ही पुत्र हुआ करते थे संभाजी महाराज, जो कि इस समय मराठा साम्राज्य के शासक थे। भाई छत्रपति शिवाजी की डेथ तो 1680 ईस्वी में ही हो चुकी थी, और 1680 ईस्वी में शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य के अगले शासक संभाजी बने थे, और संभाजी ने ही अकबर के विद्रोह में औरंगजेब के खिलाफ उसकी मदद की थी और उसे अपने पास शरण दी थी। ये अकबर लगभग 8 इयर्स तक, लगभग 8 वर्षों तक किसके पास रहा था? संभाजी के पास रहा था। ध्यान रखेंगे जिस साल औरंगजेब का बेटा अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करके गया, बस उसी के अगले ही साल, लिखेंगे इन 1682 औरंगजेब स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन। औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। औरंगजेब स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन। औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। भाई औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान क्या था? सबसे पहले तो हमें यह समझना है, ध्यान रखेंगे मुगल साम्राज्य में जो राज्य हुआ करते थे, जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो प्रांत हुआ करते थे, उन्हें सूबा कहा जाता था। और जब मुगल बादशाह शाहजहां की मृत्यु हुई थी, तो ध्यान रखेंगे उस समय मुगल साम्राज्य में कुल 19 सूबे हुआ करते थे। औरंगजेब के शासनकाल से पहले मुगल साम्राज्य में 19 राज्य थे, 19 सूबे थे, जिनमें से ध्यान रखेंगे एक सूबा अफगानिस्तान में हुआ करता था, काबुल, जो आज अफगानिस्तान की राजधानी है, वो भी मुगल साम्राज्य के अधीन था। इसके अलावा 14 प्रांत, 14 सूबे उत्तर भारत में हुआ करते थे, नॉर्थ इंडिया में हुआ करते थे, और 4 सूबे दक्षिण भारत में हुआ करते थे, साउथ इंडिया में। लेकिन दक्षिण भारत की ही 2 जगहें थी जिन पर अधिकार करना चाहता था औरंगजेब। एक तो गोलकुंडा। अब ये गोलकुंडा क्या है? ध्यान रखेंगे हैदराबाद को ही पहले क्या कहा जाता था? गोलकुंडा कहा जाता था। हैदराबाद का ही पुराना नाम क्या है? गोलकुंडा। हैदराबाद का ही पुराना नाम था गोलकुंडा। हैदराबाद को पहले गोलकुंडा कहा जाता था। इसके अलावा दूसरा सूबा था बीजापुर। आज भी है बीजापुर, आप जानते होंगे, कर्नाटका में है बीजापुर। ये 2 सूबे ऐसे थे जिन्हें औरंगजेब मिलाकर या जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था, और इन्हीं 2 सूबों पर अधिकार करने के लिए ही औरंगजेब कहां गया था? अपने दक्षिण भारत अभियान पर गया था, अपने साउथ इंडिया मिशन पर गया था। लिखेंगे ड्यूरिंग हिज साउथ इंडिया मिशन, अपने दक्षिण भारत अभियान के दौरान, ड्यूरिंग हिज साउथ इंडिया मिशन, या अपने दक्षिण भारत अभियान के दौरान, इन 1686 he added or he conquered Bijapur, and in 1687 he conquered गोलकुंडा। लिखिए अपने दक्षिण भारत अभियान के दौरान इसने
1686 में बीजापुर पर, 1686 में इसने बीजापुर पर और 1687 में इसने गोलकुंडा पर अधिकार किया, और दोनों पर अधिकार करके दोनों को ही मिलाया किसमें, मुगल साम्राज्य में। और ध्यान रखेंगे, अब मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या कितनी हो गई, 19 प्लस 2 दैट इज 21। तो यहीं से सवाल बनेगा कि बताइए मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा सूबे, सबसे ज्यादा राज्य किस मुगल बादशाह के शासनकाल में थे, औरंगजेब के शासनकाल में। लेकिन एक और चीज ध्यान रखेंगे, औरंगजेब का जो दक्षिण भारत अभियान था, इसी को औरंगजेब की ग्रेव कहा जाता है, इसी को औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। और कब्र क्यों कहा जाता है, कब्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दक्षिण भारत के दो सूबों के लिए, बीजापुर और गोलकुंडा के लिए, औरंगजेब इतना ज्यादा बिजी हुआ दक्षिण भारत में जाकर, साउथ इंडिया में जाकर, ये कभी भी वापस उत्तर भारत लौटकर नहीं आ पाया। इतना ज्यादा उलझा जाकर साउथ इंडिया में, जाकर दक्षिण भारत में। और इसका ये दक्षिण भारत अभियान इसकी कब्र साबित हुआ, क्योंकि ये उसके बाद कभी भी वापस उत्तर भारत परमानेंटली लौटकर आ ही नहीं पाया। लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में उत्तर भारत का साम्राज्य या शासन औरंगजेब के वजीर ने संभाला। मुगल साम्राज्य में प्रधानमंत्री को ही वजीर कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक वजीर रहने वाला भी औरंगजेब का ही वजीर था। इसका नाम था असद खान। इसका नाम था असद खान। और ध्यान रखेंगे, ये 31 ईयर्स तक, 31 साल तक औरंगजेब का वजीर रहा था। और औरंगजेब के गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में, यही मुगल साम्राज्य का शासन संभाला करता था। और इतना ज्यादा वफादार था कि ना तो कभी भी कोई विद्रोह किया और ना ही कोई विद्रोह होने दिया। इसके अलावा एक सवाल पूछते हैं कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मंत्री हुआ करते थे, तो वो भी कौन होगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने ही अपने शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मंत्री रखे थे। हिंदू मंत्रियों की संख्या इसी के शासनकाल में सर्वाधिक थी, सबसे ज्यादा थी। लिखेंगे, देयर वर मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू मिनिस्टर्स इन द रूलिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के ही शासनकाल में हिंदू मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक थे। औरंगजेब के ही शासनकाल में हिंदू मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक थी। देयर वर मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू मिनिस्टर्स इन द रूलिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब। धीरे धीरे समय बीतता रहा और औरंगजेब की उम्र हो चली 89 ईयर्स। और फाइनली लिखेंगे, इन 1707 1707 ईस्वी में औरंगजेब डाइट इन अहमदनगर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। और ध्यान रखेंगे, इसे दफनाया गया महाराष्ट्र के ही दौलताबाद में। इसे महाराष्ट्र के दौलताबाद में दफनाया गया।
इसे दफनाया गया महाराष्ट्र के दौलताबाद में। हिज बायोग्राफी, या इसकी जीवनी का नाम है आलमगीरनामा। इसकी जीवनी का नाम है आलमगीरनामा, जिसे लिखा था काजिम शिराजी ने। जिसे लिखा था काजिम शिराजी ने। तो दोस्तों, यहां पर मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत का मुगल साम्राज्य खत्म होता है। आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो भाई अभी मुगल साम्राज्य जारी रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं 1707 से लेकर 1857 तक और 150 साल तक मुगल वंश चलेगा, मुगल साम्राज्य चलेगा, जिसमें हम बात करेंगे मुगलों के पतन के बारे में, अबाउट द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे। कल मुलाकात होगी फिर से, या अगली क्लास में जब भी मुलाकात होगी तो बस फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, फिर हम बात करेंगे मुगलों के पतन के बारे में, अबाउट द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्परर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।